इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स की। किसकी बात करेंगे? स्टूडेंट स्पेशल में। भाई साहब यहां से क्वेश्चन टपकता है और आपको देखने को मिलता है आपके पेपर में, ये आपने देखा होगा जिसने पेपर दिया है ना? तो जिसने भी पेपर दिया है, जरा मुझे बताना, आज जितने भी अमेंडमेंट एक्ट कराऊंगा मैं क्लास के बाद में, आप लोग मुझे बताओगे क्या उनमें से ही आपके पेपर में देखने को मिला था या नहीं मिला था। और याद रखो, यकीन मानो, यदि आपने इन अमेंडमेंट एक्ट्स को भी पढ़ लिया ना, भाई साहब 105 हैं, लेकिन मैं सिर्फ 15 से 20 कराऊंगा आप लोगों को। कितने हैं? 105 हैं, लेकिन मैं सिर्फ 15 से 20 कराऊंगा आपको, लेकिन वो कराऊंगा जो आपके एग्जाम में जो है टपकते हैं, जो आपके एग्जाम में हे दुष्ट लोगों आपको देखने को मिलते हैं। देखो जरा कौन से हो जाते हैं, तो फटाफट से हम बात करेंगे। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान की यदि बात करें तो मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, अगर गया तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि हर पार्ट को हम अलग अलग पढ़ते हैं। यहां सिर्फ हम अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे। तो जिस संविधान हमारा बन गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, उसमें होने वाला सबसे पहला चेंज कब हुआ था? तो उसमें सबसे पहला चेंज हुआ था 1951 में। 1951 में क्या चेंज हुआ था? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 9th शेड्यूल को जोड़ दिया गया था। कौन से शेड्यूल को जोड़ दिया गया था? अब मैं जो भी यहां पर लिखूंगा इसका मतलब उसको जोड़ दिया गया था, तो मैं बार बार एडेड शब्द ना लिख के डायरेक्ट लिख देता हूं। तो इससे बेसिकली किसको जोड़ दिया गया था? 9th शेड्यूल को जोड़ दिया गया था। 9th शेड्यूल जिसे आप जो है 9वीं अनुसूची कह सकते हो, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें क्या देखने को मिलता है आपको? जो है लैंड रिफॉर्म देखने को मिलता है। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, जिसमें क्या है आप लोगों को जो है देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? भूमि सुधार। तो भूमि सुधार कौन सी अनुसूची में देखने को मिलते हैं? 9वीं अनुसूची में, जिसको जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। फटाफट मेरे साथ में जो है लिखते रहो, ज्यादा नहीं, 10 मिनट का काम है। 10 मिनट आप लोगों ने पेपर पेन पर चला लिया, पेन जो है पेपर पर चला लिया, तो उसके बाद आपको ये अपने आप क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। लास्ट में एक रिवीजन मरवा दूंगा कोई जो है। देखो नेक्स्ट, देखो आपसे पूछा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड है। किससे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। दोस्तों आपको पता है पहले के समय पर ये जो आज हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी देख लेते हैं, वो नहीं हुआ करता था। तो पहले के समय पर तो कैटेगरी हुआ करती थी। कैटेगरी पुनर्गठन आयोग, पहले के समय पर क्या हुआ करती थी? कैटेगरी हुआ करती थी। कैटेगरी ए कोई भी राज्य, स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं था। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और डी, इसको खत्म करके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में क्या किया गया था? कन्वर्ट किया गया था। और जिस समय ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, 14 उस समय क्या थे? स्टेट थे, और 6 उस समय क्या थे? यूनियन टेरिटरी थे। लेकिन आज यही बढ़कर के कितने हो चुके हैं? यही बढ़कर के 14 की जगह 28 राज्य हो चुके हैं, और 6 की जगह 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन बना था, उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली थे। वो कौन थे? फजल अली थे। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। बेसिकली ये हो जाता है आपका जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यदि हम नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो क्या है? 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या है? नागालैंड को भारत का जो है राज्य बनाया गया था। नागालैंड को बेसिकली राज्य का हिस्सा दिया गया था भारत में। तो ये किससे रिलेटेड हो जाता है? बेसिकली जो है नागालैंड से रिलेटेड हो जाता है। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? तो 21वां संविधान संशोधन। याद करो, जब शेड्यूल्स पढ़ते हैं तो 8वां शेड्यूल, 8वें शेड्यूल में क्या है? 8th शेड्यूल में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है? 8th शेड्यूल में, 8वें शेड्यूल में आपको भाषाएं देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, भाषाएं। उन्हीं भाषाओं में पहले कितनी हुआ करती थी? 14 भाषा हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 14 हुआ करती थी। इसमें 8 भाषाएं और ऐड कर दी गई, और जब इसमें 8 भाषाएं और ऐड कर दी गई तो अब आपको पता है इसमें कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 22 भाषाएं आप लोगों को इसमें जो है देखने को मिलती हैं। तो 14 के बाद जो 15वीं भाषा थी उसको ऐड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1967 में। और वो भाषा कौन सी हो जाती है? तो इसने क्या किया था? सिंधी लैंग्वेज को, सिंधी को 8th शेड्यूल में जोड़ा था। सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में जोड़ा था। बेसिकली जो है सिंधी लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में जोड़ने का काम ही किसने किया था? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बेसिकली जो है किया गया था। तो ये भाषाओं से संबंधित क्या है? आपका जो है अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट जो जोड़ी गई थी वो आगे अमेंडमेंट एक्ट आएंगे, उनमें हम देख लेंगे, जैसे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा और जो है 92nd आएगा। देखो जरा 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, बहुत बार पूछा गया, एसी, एफ कैट, पीसीएस सब में पूछा जाता है, क्योंकि 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट से हमने क्या किया था, सिक्किम को भारत में जोड़ा था। किसको जोड़ा था, सिक्किम। तो जो सिक्किम है बेसिकली उसको भारत में 1947 से 1974 तक ये क्या था, बेसिकली भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, और 1974 में इसको हमने 35वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या बना दिया था, सहायक राज्य या सहराज्य बना दिया था। और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, बेसिकली परमानेंट राज्य जो बनाया वो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से बनाया। तो सिक्किम को भारत में जोड़ने का काम किसके द्वारा किया गया, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया 1975 में। नेक्स्ट बात करता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यदि हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो भाई साहब ये अपने आप में इतना बड़ा अमेंडमेंट एक्ट था कि इसने संविधान में बहुत सारे चेंजेस कर दिए, और बहुत सारे चेंजेस कर दिए, इसी वजह से ये अपने आप में एक संविधान के बराबर हो गया। इसीलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाता है। इसीलिए इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये अपने आप में जो है एक संविधान से कम नहीं था। बहुत जगह इसने क्या किए, चेंजेस किए, बहुत सारे चेंजेस कर दिए इसने संविधान में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यदि हम संविधान की स्टार्टिंग की बात करें, जो पहला पेज है उसी पेज को क्या कहा जाता है, प्रियम्बल कहा जाता है। तो जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल में जैसे कि प्रस्तावना आप लोग कहते हैं, उस प्रस्तावना में भी इसने क्या किया था, चेंज किया था। और प्रस्तावना का पहला और आखिरी चेंज यही था, प्रस्तावना का पहला और आखिरी चेंज यही था। और पहला और आखिरी चेंज क्या था, इसके द्वारा बेसिकली प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द कौन कौन से थे, एक तो था भाई साहब आपका सोशलिस्ट, दूसरा था सेक्युलर, और तीसरा था इंटीग्रिटी। कौन सा था, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट का मतलब हो जाता है सामाजिक, जिसे हम कहते हैं। मैं ये समझा नहीं रहा हूं अभी आपको, क्योंकि समझाने में सारे नहीं हो पाएंगे, सिर्फ आप लिख लो। सेक्युलर का मतलब हो जाता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा जिसका मतलब बेसिकली शॉर्ट में जाने तो हम कि भारत का कोई धर्म नहीं है, और भारत की नजर में सारे धर्म क्या हैं, समान है। भारत सभी धर्मों को एक तरीके से क्या करेगा, ट्रीट करेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें इंटीग्रिटी की, अखंडता की, तो जो अखंडता है इसका मतलब है मिलजुल करके हमें रहना चाहिए। इंटीग्रिटी एकता की क्या करता है, बात करता है। ये तो हुआ था इसका प्रियम्बल में चेंज। दूसरा और क्या चेंज किया गया था इसके द्वारा, तो इसके द्वारा बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज भी सुना होगा आपने, तो इसने क्या ऐड किया था, इट ऑल्सो एडेड व्हाट विच पार्ट, पार्ट 4A। पार्ट 4A को भी बेसिकली इसी के द्वारा ऐड किया गया था। पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को ही हिंदी में क्या कहते हैं, आप जो है, जो आप नहीं निभाते हो, नहीं ज्यादातर आप में से निभाते हो मुझे पता है, लेकिन कुछ लोगों के कारण फिर जो है सबको सुनने को मिलता है, जो अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते हैं, देश के प्रति जो है जो कर्तव्य दिए गए हैं उन्हीं को हम जो है फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। इन्हीं को आप जो है मौलिक कर्तव्य कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मौलिक कर्तव्य कह सकते हो। मौलिक कर्तव्य तो आपने ये तो देख लिया, ये पार्ट 4 में आते हैं, लेकिन कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो ये आते हैं भाई साहब आपका आर्टिकल 51A में। किसने में, आर्टिकल 51A में। कोई मुझे बताएगा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वीं की चर्चा हम आगे करेंगे अभी। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। अच्छा, इन ड्यूटीज को किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया था, तो कमेटी का रिकमेंडेशन जो पूछा जाता है वो थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर इनको जो है फंडामेंटल जो है ड्यूटीज के रूप में पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में इनको क्या है, जोड़ दिया गया बेसिकली 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में। ये हो जाता है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सर हिस्ट्री कब चलेगी, अरे मुन्ना भाई साहब जो है पढ़ ले थोड़ा सा, है ना मेरे भाई, पढ़ ले। बिहारी गेमर जो भी नाम है तुम्हारा, SMS, पढ़ ले भाई, थोड़ा सा पढ़ ले, दुष्ट प्राणी। चलो आ जाओ। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, बेसिकली जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को, किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको कि हम क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार कहते हैं, संपत्ति का अधिकार कहते हैं। हिस्ट्री भी चल जाएगी, है ना।
देखो, संपत्ति का अधिकार कहते हैं, ये पहले कहां हुआ करता था, ये पहले होता था आर्टिकल 31 में, लेकिन इसको आर्टिकल 31 से उठा करके आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया? आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया। और आर्टिकल 300 ए में बेसिकली अब इसको क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? लीगल राइट, कानूनी अधिकार। पहले ये क्या था? फंडामेंटल राइट था। पहले इसको कोई नहीं छीन सकता था, कोई भी इसकी प्रॉपर्टी से कुछ कहता था ये सुप्रीम कोर्ट चला जाता था। लेकिन अब क्या है, जैसे सरकार को कहीं से कोई प्रोजेक्ट निकालना है, ये कोर्ट पहुंच जाता था, लेकिन अब सरकार चाहे तो मुआवजा दे करके इसकी प्रॉपर्टी ले सकती है, बट कोई और व्यक्ति इस पर कब्जा नहीं कर सकता। अब क्या है, ये लीगल राइट है। और आपका जो है पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट का आपको पता है गारंटर कौन हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। यदि कोई भी आपका जो है, हाँ, कोई भी व्यक्ति आपका कुछ कहता है तो आप क्या है? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो, है ना पापी लोगों। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? 10वीं अनुसूची आपकी जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है बेसिकली, आप इसमें लिख लो, इससे जो है 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था। और 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड हो जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है बेसिकली? इसी को जो है दल बदल कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? दल बदल कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? दल बदल कानून कहते हैं। जो लोग आपका जो है ये इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद में, इलेक्शन के बाद में पार्टी बदल लेते हैं, पता लगा लड़े बीजेपी से थे कांग्रेस में पहुंच गए, या कांग्रेस से लड़े थे आम आदमी पार्टी में पहुंच गए, या आम आदमी पार्टी से बीजेपी में पहुंच गए, तो जीतने के बाद जो लोग पार्टी बदलते रहते हैं इधर उधर उधर उधर, 3-3 4-4 5-5 दिन में पहले जो है सरकारें बदल जाती थी, तो ये जो होता है बेसिकली जो है ये इसको रोकने के लिए जीतने के बाद, ताकि आप पार्टी ना बदलो, दल बदल कानून लाया गया था। और दल बदल कानून आपका क्या है? 10th शेड्यूल में है। अब यदि आप जीतने के बाद पार्टी बदलते हो तो आपकी क्या है? आपकी सदस्यता चली जाएगी, जिस भी हाउस के आप क्या हो? मेंबर हो। फिर जो है बदलते रहना, फिर जो है रंग बदलते रहना अपने, जो है बेसिकली ये क्या हो जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ हो जाता है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से। यदि हम बात करें अगले अमेंडमेंट एक्ट की, तो अगला अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अभी अभी मैं बता रहा था, सबसे पहली बात तो इसके द्वारा क्या किया गया? जो वोटिंग एज थी, जो वोटिंग एज थी, पहले वोटिंग एज कितनी हुआ करती थी? तो पहले वोटिंग एज हुआ करती थी भाई साहब आपका जो है 21 ईयर्स। कितनी हुआ करती थी? 21 ईयर्स। लेकिन पहले 21 साल के लोग वोट डालते थे। अब हम क्या है, टिकटॉक जब से चलाने लग गए तो हमने कहा कि अब हम जल्दी हो जाते हैं मैच्योर, तो हम वोट डालेंगे जल्दी, इसलिए इस एज को क्या कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। तो वोटिंग एज जो है कम होती है, 18 साल हो जाती है। ये किया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट से। ये कहां पर लिखा है कि वोटिंग एज 18 साल होगी? ये लिखा है आर्टिकल 326 में। तो ये अमेंडमेंट एक्ट भी आर्टिकल 326 में हुआ होगा बेसिकली जो है। हाँ बिल्कुल, ये राजीव गांधी सरकार के समय पर ही हुआ था। अब सही कह रहे हो आप, जो है राजीव गांधी सरकार के समय पर ही इसको जो है बेसिकली 1985 में किया गया था। नेक्स्ट बात कर रहा है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। दिल्ली जो है ना, दिल्ली, दिल्ली दूर नहीं, आपने सुना होगा, अब दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली चलो मूवमेंट बेसिकली जो है, दिल्ली चलो है ना, किसके द्वारा चलाया गया था? बताना जरा फटाफट से। बट नाउ, अच्छा, दिल्ली, तो बेसिकली दिल्ली को क्या बनाया गया था? नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का दर्जा मिला था। नेशनल कैपिटल रीजन का क्या मिला था? दर्जा मिला था। तो दिल्ली को एनसीआर का जो दर्जा मिलता है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मिलता है? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिल्ली को क्या मिल जाता है? नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा मिल जाता है ना? नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा मिल जाता है। ये हो जाता है आपका 69th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट बात कर रहा है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? अभी मैंने बताई थी आप लोगों को, जो लैंग्वेजेस हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, भारत में जो 22 भाषाएं हैं, वो कौन से शेड्यूल में है? 8th शेड्यूल में है। तो 8th शेड्यूल में पहले कितनी थी? 14। उसके बाद कौन सी जोड़ दी गई थी? सिंधी जोड़ दी गई थी। लेकिन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 3 और भाषाएं उसमें जो है जोड़ दी गई। तो 3 लैंग्वेजेस और जोड़ दी गई। वो कौन कौन सी थी? तो वो थी भाई साहब कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और
नेपाली। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों भाषाओं को बेसिकली जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शेड्यूल नंबर 8 में जोड़ दिया गया था। और अब जो भाषाओं की संख्या हो चुकी थी वो हो चुकी थी 14। तो 15 तो 15वीं संधि हो जाती है, 16, 17, 18 ये 3 भाषाएं हो जाती हैं, और अब भाषाओं की संख्या क्या हो जाती है, बेसिकली 14 हो जाती है। ये किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ। नेक्स्ट बात करता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत अच्छे से पता होगा आपको, लोकल गवर्नमेंट की बातें करता है। लोकल गवर्नमेंट में एक होती है जो गांव के एरिया में होती है, और एक वो होती है जो शहर के एरिया में होती है। तो जो गांव के एरिया में होती है, रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड किया गया? रूरल लोकल जो है गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट। आप इसको जो है हिंदी में ग्रामीण स्थानीय सरकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रामीण स्थानीय स्थानीय सरकार। तो ग्रामीण स्थानीय सरकार को जोड़ा गया बेसिकली जो है किससे? 73rd अमेंडमेंट एक्ट से। और इसका नाम क्या दिया गया? पंचायत। बेसिकली क्या नाम दिया गया? पंचायत या पंचायती राज इसका नाम दे दिया गया। और इसको बेसिकली कौन से शेड्यूल में जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया शेड्यूल नंबर इसको शेड्यूल नंबर 11 में जोड़ा गया। तो अनुसूची नंबर 11 किससे रिलेटेड है? रूरल लोकल गवर्नमेंट से। ग्रामीण स्थानीय सरकार, जहां पर पंचायती राज आपको देखने को मिलता है, जहां पर प्रधान वगैरह देखने को मिलते हैं, वो पंचायती राज में हम लोगों ने जो है पढ़ रखा है। तो ये हो जाता है बेसिकली आपका जो है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में कितने आइटम्स देखने को मिलते हैं? जैसे किन किन चीजों पर ये काम करेगी, तो किन किन चीजों पर, जैसे सड़क हो जाती है, पानी हो जाता है, आपका सफाई हो जाती है, इन सारी चीजें मिला करके इस प्रकार के कितने मैटर्स, कितने मुद्दे हो जाते हैं? तो इस प्रकार के 29 आइटम्स हो जाते हैं। कितने आइटम्स हो जाते हैं? 29 आइटम्स हो जाते हैं। 29 मुद्दों पर क्या है? पंचायती राज काम करता है, जिसे कि हम स्थानीय जो है ग्रामीण स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं, जो कि 11th शेड्यूल में 11वीं अनुसूची में आता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हो जाता है वो किससे हो जाता है? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। क्या? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? शहरी स्थानीय सरकार। शहरी स्थानीय सरकार। और शहरी स्थानीय सरकार जो है बेसिकली वो कौन से शेड्यूल में हो जाती है? तो वो हो जाती है, या जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज। क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज, या फिर हिंदी में आप इसे जो है नगर निगम के नाम से जानते हो। यही कौन से शेड्यूल में हो जाती है? अनुसूची नंबर 12 में। कौन से शेड्यूल में? अनुसूची नंबर 12 में ये हो जाती है। यदि हम अनुसूची 12 की बात करें तो इसमें कितने मुद्दे हो जाते हैं, कितनी चीजों पर ये काम करती है? तो ये काम करती है अनुसूची नंबर 12 में बेसिकली 18 आइटम्स पर। कितने आइटम्स इसमें दिए गए हुए हैं? इतने आइटम्स दिए गए, 18 आइटम्स इसमें दिए गए, 18 मुद्दे इसमें जो है दे रखे हैं। तो 18 मुद्दों पर काम करता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया 11th शेड्यूल, जो कि किससे रिलेटेड है? नगर निगम, नगर परिषद वगैरह आप लोगों को इसी में देखने को मिलती है। अब इससे रिलेटेड कमिटीज वगैरह जो है वो बाद में पढ़ते हैं। सर कोलकाता से दिल्ली कैपिटल क्यों बनाई गई थी? तो उस समय बेसिकली कौन आया था आपको पता है? जॉर्ज पंचम आया था भारत में, और जॉर्ज पंचम के लिए दिल्ली दरबार सजाया गया था। तो जब दिल्ली में दरबार सजाया गया था तो जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा कर दी थी कि कैपिटल क्या है? दिल्ली बना दी जाए। और ये घोषणा जो की गई थी बेसिकली जो है वो 1911 में की गई थी, बट फिजिकली जो कैपिटल स्थानांतरित हुई थी, जो ट्रांसफर हुई थी, वो 1912 में हुई थी। और उस समय बेसिकली वायसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। और जब ये कैपिटल ट्रांसफर हो रही थी तो कोई एक व्यक्ति था भारत का जो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है बॉम्ब फेंक करके भाग गया था। उसका नाम बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। यदि हम बात करें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसने क्या किया था? इसने एक तो फंडामेंटल राइट्स में नया आर्टिकल जोड़ दिया था, और उसके लिए किससे रिलेटेड था वो? राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब है शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाता है? शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा का अधिकार कैसे? शिक्षा का अधिकार ऐसे कि इसमें ये लिख रखा है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी, फ्री के साथ साथ क्या है? कंपलसरी शब्द को भी याद रखना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, मुफ्त एवं अनिवार्य। मुफ्त के साथ साथ सिर्फ मुफ्त से काम नहीं चलेगा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। जरूरी है शिक्षा देना, तभी जाकर के उनका क्या होगा? डेवलपमेंट हो पाएगा। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो रिलेटेड है वो किस में हो जाती है? फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर
21A में हो जाती है। 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है, और उसी के बगल में 21A में क्या हो जाती है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो जाती है, जिसको कि फंडामेंटल राइट्स में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में जोड़ा गया था। और न सिर्फ ये चेंज हुआ था, बल्कि राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल ड्यूटी भी जो है जोड़ा गया था, एज अ 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी क्या है कि हमें अपने बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को कहां भेजना है, स्कूल भेजना है। ये भी बेसिकली जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको जो है जोड़ा गया था। हाँ भाई, ड्रीम एनडीए क्या कहना चाहते हो, बताओ जरा फटाफट से। हैं तुम जो है हाय मैसेज किए जा रहे हो, क्या कहना चाहते हो? हाँ, नेक्स्ट, अगला अगला क्या कहता है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड है बेसिकली एक आर्टिकल, आप लोगों ने सुना होगा, वो आर्टिकल हो जाता है 338। आर्टिकल क्या हो जाता है? 338। तो 338 में क्या हो जाता है, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो जाता है। लेकिन उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 338A, क्योंकि आपको पता है जितने भी एबीसी वाले आर्टिकल है इनको क्या है, बाद में जोड़ा गया है, इनको क्या है, बाद में जोड़ा गया है। तो 338A क्या हो जाता है बेसिकली, ये हो जाता है कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। क्या हो जाता है? कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो यही जो जोड़ा गया था, शेड्यूल ट्राइब, कास्ट वाला तो किसमें हो जाता है, 338 में हो जाता है बेसिकली। हाँ, नेशनल कमीशन, बिल्कुल, अनुसूचित जनजातियों के लिए। या फिर आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, नेशनल कमीशन फॉर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो जनजातियों के लिए, ट्राइब्स का मतलब है जनजातियों के लिए, जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग जो बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है कि एससी के लिए किसके लिए, एससी के लिए एससी कमीशन जो है बेसिकली, नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट के लिए जो हो जाता है, वो किस में हो जाता है? तो एससी के लिए कमीशन हो जाता है आर्टिकल 338 में। तो 338 में एससी के लिए तो था, एसटी के लिए नहीं था, तो एसटी के लिए जो जोड़ दिया गया वो 338 में जोड़ दिया गया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। नेक्स्ट, हाँ भाई बिल्कुल भाई, ट्राइब है, कर दिया है जो है निशा दरिया। नेक्स्ट हो जाता है अगला क्वेश्चन, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? ये भली भांति आप लोग जो है परिचित होंगे। ये रिलेटेड है सरकार में कितने मिनिस्टर बन सकते हैं। जैसे हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्रिमंडल है बेसिकली, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्रिमंडल है, उसमें जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, रेलवे मिनिस्टर हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, बेसिकली जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये सारे के सारे मिनिस्टर्स टोटल कितने हो सकते हैं? देखो, लोकसभा में आपको पता है लगभग 550 लोग हो गए, राज्यसभा में लगभग 250 लोग हो गए ऑलमोस्ट, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 800 लोग हो जाते हैं। तो क्या 800 के 800 को मिनिस्टर बना दिया जाएगा? नहीं, मिनिस्टर तो कुछ चुनिंदा लोगों को बनाया जाता है। तो टोटल मिनिस्टर कितने हो सकते हैं? तो टोटल मिनिस्टर, the council of ministers should not exceed, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। किससे ज्यादा नहीं हो सकते? should not exceed 15% ऑफ लोकसभा, 15% ऑफ लोकसभा। तो राज्य में लोकसभा का 15%, लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उसका 15% क्या हो सकता है? मिनिस्टर हो सकते हैं केंद्र में। और राज्य में कितने हो सकते हैं? जो विधानसभा होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसका 15% कहां पर हो सकते हैं? स्टेट में हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, लेकिन दिल्ली के लिए ये प्रावधान नहीं है, दिल्ली के लिए और कम मिनिस्टर होते हैं। दिल्ली के लिए एक एक्सेप्शन है, क्योंकि दिल्ली क्या है बेसिकली, नेशनल कैपिटल रीजन है, तो वहां की कई सारी चीजें डायरेक्टली केंद्र सरकार हैंडल करता है। जैसे दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? केंद्र सरकार के अंडर आती है। तो वहां की कई सारी चीजें केंद्र सरकार डायरेक्ट हैंडल करता है, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल रीजन है, इस वजह से वहां पर ज्यादा मिनिस्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली में टोटल मिनिस्टर कितने बन सकते हैं? दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली की विधानसभा जहां के चाचा विधायक होते हैं, तो दिल्ली की विधानसभा का टोटल 10%। तो दिल्ली में कितने परसेंट का रूल है? 10% का रूल है। ये बात भी ध्यान रखना। बाकी सब
सभी राज्यों में विधानसभा का 15%, केंद्र सरकार में लोकसभा का 15%, लेकिन दिल्ली में कितना हो जाता है, विधानसभा का 10% हो जाता है, दिल्ली में 10% हो जाता है बेसिकली। हाँ, 15% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है आप लोगों का जो है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड हो जाता है, ये उसी से रिलेटेड हो जाता है जिससे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, या आपका जो है 21st था बेसिकली जो है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाता है आपका जो है, ये रिलेटेड हो जाता है लैंग्वेजेस से। किससे रिलेटेड हो जाता है, लैंग्वेजेस से। पहले हमने कौन सी जोड़ी थी, सिंधी जोड़ी थी, अभी हमने बात करी थी। फिर हमने कौन सी जोड़ी थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी थी। और इस अमेंडमेंट एक्ट से, 92nd अमेंडमेंट एक्ट से 4 भाषाएं और संविधान में जोड़ दी गई, 4 भाषाएं और 8वें अनुसूची में जोड़ दी गई, 8वें शेड्यूल में जोड़ दी गई। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हो जाती हैं, तो जो 4 भाषाएं जोड़ी गई वो कौन कौन सी हो जाती हैं, वो हो जाती है बोडो, बोडो, दूसरी कौन सी हो जाती है, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ दी गई। ये 4 भाषाएं कहां पर जोड़ दी गई, 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। और अब टोटल भाषाएं कितनी हो जाती हैं 8th शेड्यूल में जो है, 22 हो जाती हैं। अब टोटल भाषाएं कितनी हो जाती हैं, 22 हो जाती हैं। इन 22 में से याद रखना, इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है, इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है। हाँ, पहले भी, हाँ क्या कह रहे हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली लैंग्वेज की ऐड की गई थी 8th शेड्यूल में, बहुत बढ़िया। ठीक है, वही तो मैं बता रहा हूं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसको 8th शेड्यूल में जो है जोड़ दिया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये क्या हो जाता है बेसिकली, हमारा जो है उत्तर हो जाता है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। अच्छा, 92nd के बाद 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था, आर्टिकल नंबर 15 फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल नंबर 15 है, उस आर्टिकल 15 में एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन, बेसिकली जो है रिजर्वेशन को आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 15 की क्लॉज 5 में रिजर्वेशन को लिख लो जरा। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, रिजर्वेशन जोड़ा गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है ना। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन को, जो आरक्षण को जोड़ा गया था आपका जो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। नेक्स्ट हो जाता है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड हो जाता है, ये रिलेटेड हो जाता है एनजेएसी। एनजेएसी क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एनजेएसी क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको नियुक्ति कैसे होती है, तो उनकी नियुक्ति होती है बेसिकली कॉलेजियम से। कॉलेजियम वो है जो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में नया जज कौन बनेगा, यदि वहां पर कोई सीट खाली होती है तो सरकार को ऐसा लगा कि कॉलेजियम में नेपोटिज्म होता है, इस वजह से इन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म किया और वहां पर क्या ले आए, एनजेएसी ले आए। एनजेएसी का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के से क्या होता था बेसिकली, इसमें सरकार की भी भागीदारी आ रही थी। इस वजह से इस एनजेएसी को क्या कर दिया, जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक न्यायिक नियुक्ति आयोग, नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है उस पर क्या है, हमला है। जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है उसको ये क्या करता है, खत्म करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया और इसको खत्म कर दिया। इसको नल एंड वॉइड कर दिया, एनजेएसी को खत्म कर दिया, बिल्कुल अब ये मान्य नहीं है। तो एकमात्र ऐसा अमेंडमेंट एक्ट जिसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है जो फेमस है, वो कौन सा हो जाता है, एनजेएसी हो जाता है। यदि हम बात करें 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, टोटल कितने हुए, 105 हुए और हम कहां पहुंच गए हैं, 100 पर पहुंच गए हैं। 2-3 और रह गए हैं, फटाफट से हम उनको क्या है, उड़ा देंगे। तो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या हो जाता है बेसिकली, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, ये इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड है। किससे, इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि इसमें बेसिकली क्या किया गया था, कुछ गांव इंडिया ने बांग्लादेश को दिए थे, कुछ गांव इंडिया ने बांग्लादेश को दिए थे, और कुछ गांव बांग्लादेश ने, कुछ एनक्लेव बेसिकली बांग्लादेश ने किसको दिए थे, इंडिया को दिए थे। कुछ गांव इंडिया ने बांग्लादेश को दिए थे, और आपका जो है कुछ गांव बांग्लादेश ने किसको दिए थे, इंडिया को, और इंडिया ने किसको दिए थे, बांग्लादेश को। ये बेसिकली किससे रिलेटेड हो जाता है जो है, तो इससे रिलेटेड हो जाता है। यदि हम बात करें नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी चर्चाओं में रहा है और आप भली भांति इससे क्या है, परिचित हैं। क्योंकि इससे जो है इधर उधर बहुत सारी जो है चर्चाओं में, न्यूज में यही रहा था और आजकल भी रहता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज
टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आया, बेसिकली जो जीएसटी आया, इस जीएसटी को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया? तो बेसिकली एक प्रकार का जो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर हो जाता है, इसको लेकर के आया गया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से, और इसको जो लागू किया गया वो कब किया गया? 1 जुलाई 2017 से इसको क्या किया गया? लागू किया गया। तो 1 जुलाई 2017 से इसको क्या किया गया? बेसिकली जो है लागू किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस की क्या हो जाती है? जीएसटी टैक्स की फुल फॉर्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है? तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम कहता है, ये कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, कमीशन फॉर ओबीसी, और ये आ जाता है 338 बी में। तो देखो 338 में क्या आया था? एससी लोगों के लिए एससी शेड्यूल कास्ट कमीशन, 338 में क्या है? शेड्यूल कास्ट कमीशन। 338 ए में क्या है? एसटी कमीशन, ठीक है ना। देखो एससी लोगों के लिए कमीशन 338 में आता है, एसटी लोगों के लिए 338 ए में आता है, और ओबीसी के लिए बेसिकली 338 बी में आ जाता है। तो ये हो जाता है आपका जो है, जो कि लाया गया था 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है, तो बेसिकली 103वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या हो जाता है? इससे ईडब्ल्यूएस को बेसिकली जो है रिजर्वेशन की बात की गई थी 10% की, तो ये क्या हो जाता है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाता है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या हो जाता है? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम ये हो जाता है कि इन्होंने जो एससी एसटी लोग थे उनके प्रोविजंस को तो एक्सटेंड फिर से कर दिया 10 साल के लिए रिजर्वेशन को, और जो 2 एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट किया जाता था, 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, जो 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, उनके नॉमिनेशन को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, और एससी एसटी वाले को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया। ये मैंने आपको जो है एप्लीकेशन वाले पॉलिटी के कंप्लीट बैच में बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप लोगों को जो है मैंने करा रखा है। बेसिकली ये सारी बातें मैंने क्या है करा रखी हैं। नेक्स्ट, लास्ट अमेंडमेंट एक्ट। अब तक 105 अमेंडमेंट एक्ट हुए और 105वां अमेंडमेंट एक्ट ये हो जाता है। तो 105वां अमेंडमेंट एक्ट क्या है? बेसिकली देखो जरा फटाफट से, ये क्या कहता है? ये बेसिकली जो है स्टेट को पावर देता है। ये क्या है? स्टेट को पावर देता है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है। क्या पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को? कि एसईबीसी, क्या एसईबीसी, एसईबीसी क्या होता है? सोशली एंड एजुकेशनली, सोशली लिखो जरा फटाफट से, सोशली एंड एजुकेशनली, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं, उन सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज करने की पावर स्टेट को देता है। रिकॉग्नाइज करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को देता है आर्टिकल 105। तो बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट एक्ट 102 से। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, क्योंकि आपको पता है इतनी सारी जातियां हो जाती हैं भारत में, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए बेसिकली राज्य सरकार को पावर दी गई है कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है आप उनको क्या है? रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? 105 अमेंडमेंट एक्ट हो जाते हैं।